हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों से, तो उस समय पाकिस्तान तो अलग हुआ ही, और पाकिस्तान के साथ साथ 562 टुकड़े बन गए अपने भारत के। और इन 562 देसी रियासतों के जो राजा थे वो अपने अपने देसी रियासत को स्वतंत्र रियासत बनाने की इच्छा उनके मन में बनने लगी। तो इन सबको देखते हुए जो भारत को एक संघ में बांधने का एकीकरण करने के लिए जो महान व्यक्ति सामने आए वो थे, यही महान व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यही सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज हम लोग जीवन परिचय इस वीडियो में देखेंगे। इनका पूरा नाम जो है, क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल। झाबेर भाई पटेल इनके पिताजी का नाम था। तो सरदार वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल इनका पूरा नाम है। और इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। और इनका जन्म स्थान जो है नडियाद गुजरात में हुआ था। और नडियाद गुजरात इनका ननिहाल था। इनका जन्म ननिहाल में हुआ था, इनके ननिहाल में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम झाबेर भाई पटेल। और ये झाबेर भाई पटेल जो हैं वो लक्ष्मीबाई जी के महल में सिपाही थे। और ये जब 1857 की क्रांति होती है तो वो इनके पिताजी झाबेर भाई पटेल उसमें बतौर सिपाही के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिए थे। और इनके माताजी का नाम लदबा देवी था। और पत्नी का नाम इनके झवेरबा पटेल। 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था। और अंत में इनकी मृत्यु देखते हैं तो 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। तो इनका मृत्यु जो हुआ था बिरला हाउस में मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग। इनका संक्षिप्त परिचय हम लोग जान लेते हैं। इनका संक्षिप्त परिचय क्या है? अभी बताया मैंने। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एक महान स्वतंत्रता संग्रामी, कुशल राजनीतिज्ञ और देश के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और पहले उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे। और ये राजनीतिज्ञ तो थे ही थे। और उन्हें क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। कहानी आगे आप लोगों को बताया जाएगा कि लौह पुरुष इनको क्यों कहा जाने लगा। उन्होंने भारत के 562 रियासतों को एक साथ मिलाकर एक अखंड भारत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। जब अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ अंग्रेजों से, तो अब पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन 562 रियासत भी उसमें बन गए। इन 562 रियासतों के जो राजा थे वो सोचते थे कि हम अपना स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। तो इस तरीके से पूरे भारत को अलग अलग इनकी मंशा जो थी, सभी राजाओं की मंशा जो थी, इस तरीके से भारत जो था वो विखंडित हो जाता। तो इस सबको देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अखंड भारत का सपना इन्होंने देखा और इसको उन्होंने पूरा भी किया। उनकी संगठन क्षमता, दृढ़ निश्चय और नेतृत्व के कारण ही वे देश के एकीकरण के शिल्पकार कहलाए। मतलब देश को गठित करने में, क्योंकि वो 562, सोचिए 562 कम नहीं होते, 562 बहुत ज्यादा खंडित मतलब भारत जो है खंडित एकदम हो जाता। इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं। और अब उनकी शिक्षा के बारे में देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी इनके ननिहाल में ही हुई थी। तो ये बहुत बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे, परिश्रमी थे और साहसी भी थे। और इनकी प्राथमिक शिक्षा उनके गांव में ही थी।
वो आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाकर बॉर्न-एटला की पढ़ाई ली थी। और फिर उसके बाद भारत लौटने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में वकालत की पढ़ाई भी शुरू की और शीघ्र ही वह वकील बन गए थे। ये बैरिस्टर की डिग्री, लंदन जाकर बैरिस्टर बनते हैं, फिर उसके बाद आकर के वकील, ये पूरी तरीके से वकील बन जाते हैं, अधिवक्ता बनते हैं और इस तरीके से बहुत सारे केस लड़ते थे ये। एक बार की कहानी है कि एक बार ये केस लड़ रहे थे। उस समय दिन था 11 जनवरी 1901 और दिन था सोमवार का। उस समय वो केस लड़ रहे थे और इस तरीके से केस लड़ते हुए उनके पास एक लेटर आता है, तो वो धीरे से उस लेटर को पढ़ते हैं और अपने जेब में उसको रख लेते हैं। तो इस तरीके से वो केस, जिस तरीके से वो केस लड़ते हैं उसी तरीके उस दिन भी केस अपना लड़ते हैं, बहस लड़ते हैं और लास्ट में वो केस जीत भी जाते हैं। जब केस खत्म हो जाता है, बहस खत्म हो जाता है उनकी, वो जीत जाते हैं, बाद में सब जज को और बाद में वहाँ मौजूद सभी लोगों को पता चलता है कि उनकी उस जो खत में आया था उसमें क्या था। तो उसमें आया था कि वो उनकी पत्नी की मृत्यु की खबर आई थी। इस तरीके से उनसे पूछा जाता है, इसके बारे में पूछा भी जाता है कि सरदार पटेल जी, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अभी उस समय आपने ऐसा रिएक्ट किया कि कुछ हुआ ही ना हो, उसको जेब में पढ़ते हैं और उठा करके जेब में उसको रख लेते हैं लेटर। तो उन्होंने कहा, उनका जवाब क्या था सुनिए, हैरान करने वाला जवाब था। उन्होंने कहा कि उस वक्त मेरा फर्ज यही करना था कि मैं केस लड़ूं, क्योंकि इसके लिए मेरे मुवक्किल ने मुझे इसका शुल्क दिया है कि मुझे केस लड़ना था। मैं इसके लिए उसके साथ, उस मुवक्किल के साथ मैं अन्याय नहीं कर सकता था। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे केस लड़े और उनके जीवन की बहुत अच्छी कहानियाँ, बड़ी कहानियाँ हैं। और फिर उसके बाद वो बाहर भी जाते हैं, लंदन जाते हैं, वहाँ से बैरिस्टर का डिग्री लेते हैं और जो डिग्री होती है उनको पूरा करने में जितना समय लगता है वो आधे समय में ही वहाँ से पूरा करके वहाँ से आ जाते हैं भारत में। और उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था और इसके लिए उन्हें वहाँ से इनाम भी मिलता है, 50 पाउंड का इनाम भी मिलता है इसके लिए उन्हें। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब पढ़ाई लिखाई के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया। अब क्या है, स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या योगदान था। तो स्वतंत्रता संग्राम में वो किससे प्रेरित होकर के स्वतंत्रता अपने देश को आज़ाद करने के लिए आए थे। तो वो महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हुए थे। उन्होंने महात्मा गांधी के विचार से प्रेरित होकर उन्हें आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने खेड़ा आंदोलन और बारडोली सत्याग्रह, इस तरीके से उन्होंने विशेष भूमिका निभाई थी सब में। बारडोली आंदोलन की सफलता के बाद ही उन्हें, वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि भी दी थी। बारडोली सत्याग्रह के बाद वहां की जो महिलाएं थी उन्हें, आगे देखते हैं क्या होता है। स्वतंत्र भारत, अब स्वतंत्रता तो मिल गई भारत को, अब उसके बाद स्वतंत्र भारत में उनका क्या योगदान रहा है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री बनते हैं और उप प्रधानमंत्री भी देश में। और उन्होंने, आप लोगों को पहले से इनका महत्वपूर्ण योगदान यही था कि देश जो 562 रियासतों में बट गया था उसको एकजुट करने में, उसको एक सूत्र में बांधने का इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने साम दाम दंड भेद सारी योजनाओं को लेते हुए भारत को एकजुट करने का प्रयास किया था। जहाँ के राजा नहीं मानते थे, हड़का के सारा, मतलब इन्होंने सारी योजनाएं बनाकर, साम दाम दंड भेद सारी योजनाएं बना करके भारत को एकजुट करने में अपना योगदान दिया था इन्होंने। उनके कारण ही, उसके कारण ही उसके बाद उनके कारण ही आज भारत एक संगठित और एकजुट राष्ट्र है ना, बोलते हैं अखंड भारत, अखंड भारत। तो ये इन्हीं के कारण ये ऐसा आज संभव हो पाया है कि देश अपना 562 रियासतों में बट गया था, तो उसको एकीकरण करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था।
ये पहले प्रधानमंत्री बनाए जाने की इनकी जो मंत्रिमंडल वहाँ पे थे, इनको प्रथम प्रधानमंत्री बनाने की ही योजना चल रही थी। लेकिन महात्मा गांधी के आग्रह पर महात्मा गांधी चाहते थे कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। इस तरीके से वे उनके मन को, उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए इस पद से पीछे हट गए और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया उनको। अब 562 रियासतों का जो उसमें कुछ रियासत जैसे जूनागढ़ का था, तो जूनागढ़ के जो नवाब थे, वहाँ जूनागढ़ में जो वहाँ का राजा था वो कोई मुस्लिम था और वो पाकिस्तान में विलय होने की वो चाहता था कि मैं पाकिस्तान में विलय हो जाऊं, वो भारत में नहीं आना चाहता था। जूनागढ़ का जो राजा था वो सोचता था कि वो अपनी रियासत, अपना मतलब राज्य जो है लेकर के वो पाकिस्तान में विलय जो हो जाए, क्योंकि वो मुसलमान था। लेकिन पटेल जी ने वहाँ जनमत संग्रह किया, लोगों को एकजुट किया और फिर उसके बाद वहाँ मतदान पड़े। इस तरीके से जूनागढ़ को अपने भारत में उन्होंने शामिल किया। फिर दूसरी बात आती है, जैसे हैदराबाद रियासत को ले लिया जाए तो हैदराबाद में भी वहाँ का जो राजा था वो कोई मुसलमान ही था और वहाँ की जनता जो थी वो हिंदू थी। तो वहाँ का भी राजा चाहता था कि मैं पाकिस्तान में विलय हो जाऊँ, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का वहाँ पे इस तरीके से आज़ाद हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान में बटे हुए थे। तो हैदराबाद के जो राजा थे वो भी मुसलमान थे और वहाँ की जो जनता थी वो हिंदू थी। तो वो चाहते थे, वहाँ के जो राजा थे वो चाहते थे कि मैं भी पाकिस्तान में विलय हो जाऊँ, हमारा राज्य भी जो है वो पाकिस्तान में विलय हो जाए। लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, पुलिस कार्रवाई हुई, विद्रोह, बहुत ज़्यादा विद्रोह किया गया। तो अपनी सेना को लेकर के इस तरीके से वहाँ पे भी लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद वहाँ पे आत्मसमर्पण, वहाँ का जो राजा था वो आत्मसमर्पण किया कि नहीं मैं भारत में अच्छा विलय हो जाता हूँ। इस तरीके से उन्होंने मतलब साम दाम दंड भेद सारी योजनाएं वहाँ पे लेकर के भारत का एकीकरण किया था। अब यही बात आता है कश्मीर, कुछ रियासतों की मैं बात बता दे रही हूँ। जैसे कश्मीर में क्या हुआ था कि वहाँ का जो राजा था वो हिंदू था। कश्मीर के जो राजा थे वो हिंदू थे, उनका नाम था हरि सिंह। वो चाह रहे थे, लेकिन वहाँ की जो पाकिस्तानी जो आवाम थी, वहाँ की जनता थी वो तो मुस्लिम थी, वहाँ की जनता मुस्लिम थी, राजा हिंदू थी, यहाँ पे उल्टा था। अब वो वहाँ की जनता जो थी वो चाह रही थी कि वो पाकिस्तान में चली जाए, लेकिन राजा जो थे हिंदू थे, तो वो चाहते थे कि मैं भारत में रहना चाहता हूँ, मेरा राज्य वो भारत में रहे। तो इस तरीके से वहाँ पे भी जो पाकिस्तान थे उस पे हमला, कुछ पाकिस्तान विलय पत्र पर एक विलय पत्र होता था उस समय, उस पे हस्ताक्षर किए जाते हैं। उस तरीके से भारत से कुछ अपना साम दाम दंड भेद सारी योजनाएं उन्होंने वो उस तरीके से की। तो इस तरीके से बात कश्मीर को भी भारत में उन्होंने शामिल कर लिया था। इसी तरीके से कुछ और रियासतें जैसे बीकानेर, बड़ौदा, राजस्थान में भी इस तरीके से भारत में शामिल करने का उन्होंने अपना सिलसिला शुरू किया और भारत में वो शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक एक करके 562 रियासतों को भारत में शामिल कर लिया था। अब आगे देखते हैं क्या है। अब उनकी का महत्वपूर्ण योगदान यही था कि भारत जो अखंड मतलब भारत टुकड़ों टुकड़ों में बट गया था, उसको अखंड भारत बनाने का सपना उनका था। इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा किया। अब लास्ट में उनका जो है मृत्यु और सम्मान, उन्हें सम्मान कौन कौन सा दिया गया था, तो उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में उनका निधन हो गया था। उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। बिरला हाउस में, मुंबई के बिरला हाउस में उनका निधन हुआ था। और उनकी स्मृति में आप अभी देखते हैं, उनकी स्मृति में गुजरात के केवड़िया में स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाई गई। यहाँ पे देखिए चित्र में दिया गया है, यहाँ सामने ये चित्र है, चित्र में दिया गया है कि स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इन्हें जो है भारत रत्न से 1991 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें सरदार की उपाधि भी बारदोली की महिलाओं द्वारा, जब वो बारदोली का सत्याग्रह होता है तो बारदोली की महिलाओं द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी।
और ये उपाधि उनको 1928 में दिया गया था। और ये प्रतिमा यहाँ पे देखिए सबसे ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा ये है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है? एकता, एकता ही। तो क्योंकि एकता, उन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया था, इसीलिए उनकी याद में, उनकी स्मृति में ये चीज बनवाई गई है गुजरात में। कहाँ बनवाई गई है ये यहाँ पे? तो ये गुजरात के नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ये ऊंची प्रतिमा है। आगे देखते हैं क्या है इनका उपनाम व सम्मान क्या है। तो भारत का लौह पुरुष, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और एकीकरण के शिल्पकार भी ये कहे जाते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया, आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया इनको कहा जाता है। और सरदार की उपाधि भी इनको दी गई थी, बारडोली सत्याग्रह के बाद दिया गया था। और इसके बाद इनका एक महत्वपूर्ण नारा था। इनका नारा, महत्वपूर्ण नारा क्या था? कर मत दो, कर मत दो। बहुत सारे टैक्स लगाए गए थे, तो इनका नारा था कि कर मत दो। इस तरीके से इस महान व्यक्तित्व के बारे में, इनके बारे में क्या क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। जय हिंद।